गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, तो चलिए ज्यादा समय ना गवाए, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पंजाब के सुनहरे खेतों पर सूरज की रोशनी कम हो रही थी, जिससे जंडियाला गांव में गर्माहट फैल रही थी। हवा में पकते हुए गेहूं की खुशबू और दूर से ट्रैक्टर की आवाज आ रही थी। इस छोटे से एकजुट समुदाय में, जहां हर कोई एक दूसरे के सुख दुख को जानता था, 28 वर्षीय अमृत कौर रहती थी, जिसका जीवन उन तरीकों से बदलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमृत के लिए भी मुश्किलें कोई नई बात नहीं थी। एक साधारण किसान परिवार में जन्मी, वो मौसम की लय के साथ बड़ी हुई बुवाई, कटाई और अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करना। उसके पिता गुरदेव सिंह एक गर्वित व्यक्ति थे। उनके हाथ सालों तक जमीन जोतने से कठोर हो गए थे। उनकी माँ हरप्रीत उनके घर की जान थी। उनकी हंसी उनके साधारण मिट्टी ईंट के घर में गूंजती थी। लेकिन जीवन ने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 2 साल पहले सूखे ने उनके खेतों को बंजर कर दिया था और कर्ज उनके साथ छाया की तरह चिपक गया था। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी अमृत ने परिवार की मदद करने के लिए कॉलेज जाने के अपने सपने को छोड़ दिया था। वो एक स्थानीय दर्जी की दुकान पर लंबे समय तक काम करती थी, सलवार कमीज सिलती थी और एक ऐसे दिन का सपना देखती थी जब जीवन इतना बोझिल नहीं लगेगा। हर सुबह अमृत गांव के गुरुद्वारे के पास से गुजरती थी, जिसका सफेद गुंबद पंजाब के आसमान के नीचे चमक रहा था। वो बहुत धार्मिक नहीं थी, लेकिन उसे सुबह के समय सुनाई देने वाले शब्दों में सांत्वना मिलती थी। एक दिन जब वो सुनने के लिए रुकी, तो बिजी सुरिंदर नाम की एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बिजी गांव की एक बुजुर्ग महिला थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दूसरों की नजरों में संभावनाएं देखने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी। अमृत बेटा, बिजी ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है। इन खेतों को इसे कम मत करने दो। अमृत ने विनम्रता से मुस्कुराया। यह नहीं समझ पा रही थी कि शब्दों का क्या मतलब निकाले। वो सिर्फ एक दर्जी थी। उसके दिन सुई, धागे और अपने परिवार के संघर्षों के बोझ से भरे हुए थे। लेकिन बिजी के शब्द उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह बने रहे। उस शाम जब अमृत अपने परिवार के साथ रोटी और साग के साधारण भोजन पर बैठी थी, तो उसका छोटा भाई जसपाल बोला, दीदी, अगले गांव में महिलाओं की एक सहकारी संस्था शुरू हो रही है। वे कौशल सिखा रहे हैं, कंप्यूटर, व्यवसाय, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी। शायद तुम्हें वहां जाना चाहिए। अमृत ने हंसते हुए इसे टाल दिया। कंप्यूटर? जसपाल, मैं मुश्किल से धागा खरीद पाती हूँ। ऐसी चीजों के लिए किसके पास समय है? लेकिन जसपाल ने अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी किशोरावस्था का उत्साह संक्रामक था। दीदी, यह मुफ्त है। वे कहते हैं कि यह तुम्हारे जैसी महिलाओं के लिए है, मेहनती लेकिन फंसी हुई। बस कोशिश करो। यह विचार बेतुका लग रहा था, लेकिन बिजी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगले दिन अमृत ने खुद को पड़ोसी गांव कोटली में सहकारी संस्था के छोटे से कार्यालय में पाया। कमरा साधारण था, जिसमें कुछ पुराने कंप्यूटर और महिलाओं का एक समूह था। कुछ युवा, कुछ बड़ी, सभी जिज्ञासु। ये कार्यक्रम एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना था। अमृत दरवाजे पर झिझक रही थी। उसका घिसा हुआ दुपट्टा उसके कंधे से फिसल रहा था। वो खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसके हाथ सालों से हाथ से काम करने की वजह से खुरदरे हो गए थे। कार्यक्रम समन्वयक नवदीप नामक एक महिला ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ अमृत, यहाँ तुम्हारे लिए जगह है। अगले कुछ हफ्तों में अमृत ने अपने सिलाई के काम के बाद कक्षाओं में भाग लिया। उसने टाइप करना, बुनियादी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना और अंग्रेजी में कुछ रुक रुक कर बोलना भी सीखा। यह आसान नहीं था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां लड़खड़ा रही थी और अंग्रेजी के शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहे थे। लेकिन नवदीप ने धैर्य रखा और समूह की दूसरी महिलाएं उसकी चीयरलीडर बन गईं। उन्होंने अपने संघर्षों की कहानियां साझा की, शादियां जो उन्हें फंसाती थीं, सपने जो उन्होंने दफना दिए थे और छोटी छोटी जीतें जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती थीं। अमृत ने खुद को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। वो सिर्फ एक दर्जी नहीं थी, वो एक संभावनाशील महिला थी। एक दिन नवदीप ने एक नई परियोजना की घोषणा की। सहकारी समिति पारंपरिक पंजाबी हस्तशिल्प बेचने के लिए एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू कर रही थी। उन्हें इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और ग्राहकों से संवाद करने के लिए किसी की जरूरत थी। अमृत का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कपड़े सिलने के अलावा कुछ और करेगी, लेकिन व्यवसाय चलाने का विचार, चाहे वो उसका एक छोटा सा हिस्सा ही क्यों ना हो,
उसके अंदर कुछ हलचल पैदा कर रहा था। मैं ये करूंगी, उसने खुद को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। अन्य महिलाओं ने ताली बजाई और नवदीप ने उसे एक नोटबुक दी। तुम आगे बढ़ते हुए सीखोई अमृत, तुम ये कर सकती हो। अगले कुछ महीने बहुत तेजी से बीते। अमृत ने खुद को काम में झोंक दिया। ऑनलाइन उत्पादों को सूचीबद्ध करना, ऑर्डर ट्रैक करना और ग्राहकों की पूछताछ का जवाब देना सीखा। वो देर रात तक पढ़ाई करती रही। उसका छोटा केरोसिन लैंप टिमटिमाता रहा और वह आपके ऑर्डर के लिए धन्यवाद और कृपया डिलीवरी के लिए 5 से 7 दिन का समय दें जैसे अंग्रेजी वाक्यांशों का अभ्यास करती रही। उसके परिवार ने बदलाव को महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठी, उसके कदम हल्के हो गए। यहाँ तक कि गुरुदेव, जो सहकारी समिति में उसके शामिल होने को लेकर संशय में था, पड़ोसियों के सामने अपनी बेटी के बारे में शेखी बघाड़ने लगा। लेकिन हर कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा था। गांव में ऐसे बहुत से लोग थे जो इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि महिलाओं की जगह घर में है, कंप्यूटर के पीछे नहीं। एक शाम जब अमृत घर जा रही थी तो उसने गांव की चाय की दुकान पर पुरुषों के एक समूह की बातें सुनी। अमृत कौर को लगता है कि अब वो किसी शहरी लड़की की तरह हो गई है, एक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ऑनलाइन दुकान चला रही है, आगे क्या, अपने परिवार को छोड़कर? शब्द चुभते थे लेकिन अमृत चलती रही। उसे बिजी सुरिंदर के शब्द याद आ गए जो उसके जोश के बारे में थे। वो इसे कम नहीं होने देना चाहती थी। लोहड़ी के त्योहार के दौरान मोड़ आया। सहकारी समिति ने अमृतसर में एक क्षेत्रीय मेले में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का फैसला किया। अमृत को स्टॉल लगाने और आगंतुकों के सामने अपने काम को प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। वो घबराई हुई थी। सार्वजनिक रूप से बोलना उसकी ताकत नहीं थी और मेले में पूरे पंजाब से लोग आते, जिनमें शहरी लोग भी शामिल थे जो उसके गांव के जीवन से बिल्कुल अलग लगते थे। मेले के दिन अमृत रंग बिरंगे फुलकारी दुपट्टों, हाथ से बुनी टोकरियों और कढ़ाई वाली जूतियों से लदी एक मेज के पीछे खड़ी थी। लोगों के पास आते ही उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। उसने सहकारी समिति की कहानी सुनाई, उसके जैसी महिलाओं की जो अपने दम पर खड़ा होना सीख रही थी। उसकी आवाज स्थिर होती गई, उसकी पंजाबी गर्मजोशी भरी और आकर्षक होती गई। उसे आश्चर्य हुआ कि लोग उसकी बात सुन रहे थे। उन्होंने उत्पाद खरीदे, शिल्प कौशल की प्रशंसा की और कुछ ने तो उससे उसका संपर्क विवरण भी मांगा। दिन के अंत तक सहकारी समिति ने लगभग सब कुछ बेच दिया था। नवदीप ने अमृत को एक तरफ खींचा, उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम अविश्वसनीय थी अमृत, तुमने सिर्फ उत्पाद नहीं बेचे, तुमने हमारी कहानी बेची। उस रात जब लोहड़ी की आग आसमान में चमक रही थी, अमृत को अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। पहली बार उसने खुद को परिस्थितियों से बंधी महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपना भविष्य खुद बना सकती है। मेले में सहकारी समिति की सफलता ने चंडीगढ़ के एक बड़े खुदरा विक्रेता का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उनके उत्पादों को स्टॉक करने की पेशकश की। सहकारी समिति के संचालन का नेतृत्व करने के लिए अमृत को पदोन्नत किया गया, एक ऐसी भूमिका जिसके साथ एक छोटा लेकिन स्थिर वेतन भी मिला। अपनी कमाई से अमृत ने अपने परिवार के कर्ज का एक हिस्सा चुकाया, जिससे उसके पिता के चेहरे की झुर्रियां कम हुई। उसने जसपाल को एक बेहतर स्कूल में दाखिला दिलाया और अपनी मां के लिए एक नया शॉल खरीदा, जिसे उसे खुद नहीं सिलना पड़ा। लेकिन पैसे से ज्यादा अमृत को मिला आत्मविश्वास ही उसकी जिंदगी बदल गया। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए भी बड़े सपने देखने लगी। उसने सहकारी समिति में छोटी लड़कियों को सलाह देना शुरू किया, उन्हें वो सब सिखाया जो उसने सीखा था और उन्हें खुद पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक शाम जब अमृत गुरुद्वारे के बाहर बिजी सुरिंदर के साथ बैठी थी, तो बूढ़ी महिला ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुमसे कहा था बेटा, तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है, देखो तुमने इससे क्या कर दिखाया है। अमृत मुस्कुराई, उसका दिल भर आया। बिजी, मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ। अगले साल सहकारी समिति के साथ अमृत का काम बढ़ता गया। ऑनलाइन स्टोर का विस्तार हुआ और उन्होंने विदेशों में ग्राहकों को हस्तशिल्प निर्यात करना शुरू कर दिया। अमृत ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करना, बजट का प्रबंधन करना और यहाँ तक कि महिला सशक्तिकरण के बारे में क्षेत्रीय कार्यक्रमों में बोलना भी सीखा। उसकी कहानी फैलती गई, जिससे आसपास के गांवों की अन्य महिलाएं भी इसी तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रेरित हुई। जंडियाला, जो कभी सिर्फ अपने गेहूं के खेतों के लिए जाना जाता था, महिलाओं के लिए अवसरों का केंद्र बन गया। लेकिन अमृत की यात्रा चुनौतियों से भरी नहीं थी। ऐसे दिन भी आए जब आत्मसंदेह घर कर गया, जब उम्मीदों का बोझ बहुत भारी लगने लगा। गांव में अभी भी कानाफूसी हो रही थी, लोग मानते थे कि वो बहुत आगे निकल गई है।
फिर भी जब भी वो लड़खड़ाती तो उसे उन महिलाओं की याद आती जिनके साथ उसने काम किया था, उन लड़कियों की जो उसे आदर्श मानती थी और वो चमक जो बिजी ने उसमें देखी थी। एक वसंत की सुबह जब सरसों के खेत पीले हो गए, अमृत सहकारी समिति में नए प्रशिक्षुओं के एक समूह के सामने खड़ी थी। वे भी उसी तरह घबराए हुए थे जैसे वो थी। उनकी आंखें आशा और अनिश्चितता से भरी हुई थीं। वो अपने पहले दिन को याद करते हुए मुस्कुराए। आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, उसने उनसे कहा। आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब वो बोल रही थी, अमृत को एहसास हुआ कि वो कितनी दूर आ गई है। बिना किसी संभावना वाले दर्जी से लेकर जीवन बदलने वाले नेता तक, उसका सफर अवसर और लचीलेपन की शक्ति का एक प्रमाण था। जंडियाला के खेत अब भी पंजाब की धूप में लहरा रहे थे, लेकिन अमृत कौर अब उनसे बंधी नहीं थी। उसे अपनी चिंगारी मिल गई थी और उसने उसकी दुनिया को जलाकर राख कर दिया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं दोस्तों आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना और हमारी गलती हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।